हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं फॉर चैप्टर 10 दैट इज इंडियन इकोनॉमी। तो जो आईसीआई की स्टडी मटेरियल में एमसीक्यूज दी गई है हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द इंडियन इंडस्ट्री स्टैग्नेटेड अंडर द colonial rule because A. Indians were keen on building huge structures and monuments only. Deterioration was caused by high prices of inputs due to drought. C. The Indian manufacturers could not compete with the imports of cheap machine-made good. या फिर D. None of the above. देखिए, इंडियन इंडस्ट्री स्टैग्नेट होने का मेन कारण था कि जो कॉलोनियल रूलर्स थे ना, ब्रिटिशर्स, उन्होंने एक्सपोर्ट्स पे काफी हाई टैक्स कर दिया था और जो इंपोर्ट्स है उन पे टैक्स काफी कम कर दिया था, जिसकी वजह से इंपोर्टेड गुड्स काफी चीप हो गए थे। एंड सिंस इंपोर्टेड गुड्स मशीन मेड थे, ये ऑलरेडी काफी चीप, कॉस्ट इफेक्टिव थे। ठीक है, तो जो इंडिया में लोग थे वो इंपोर्टेड गुड्स ही यूज करने लग गए, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक इंडियन मैन्युफैक्चरर्स थे उनको काफी नुकसान हुआ और इसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाए, उनकी इंडस्ट्री जो है वो स्टैग्नेट हो गई। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स कुड नॉट कम्पीट विद द इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड। Question number 2. The first wave of liberalization starts in India in A. 1951, B. 1980s, C. 1990 या फिर D. 1966। देखिए, जो फर्स्ट वेव ऑफ लिबरलाइजेशन है वो 1980s में ही स्टार्ट हो गया था। 1980 से 1989 का पीरियड को हम अर्ली लिबरलाइजेशन पीरियड भी कहते हैं, लेकिन जो एक्चुअल पॉलिसी में रिफॉर्म आया था ना, वो 1991 में आया था। ठीक है, और ये पॉलिसी को हम एलपीजी पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, राइट? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लेकिन इसका जो सीड है वो 1980s में ही हमने सो कर लिया था। ठीक है, तो इसलिए जो फर्स्ट वेव ऑफ लिबरलाइजेशन है वो 1980 से ही हम कहते हैं शुरू हो गया था। सो आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, द सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए. the historical pattern of prominence of sectors such as agriculture, industry, services. The historical pattern of prominence of sectors such as industry, services, agriculture. C. Unique experience of the sequence as agriculture, service, industry. या फिर D. All the above are correct. देखिए, जो दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज है ना, उनमें हमने एक हिस्टोरिकल पैटर्न ऑफ प्रोमिनेंस पाया हुआ है, जहाँ पे पहले एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट होती है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर की, फिर इंडस्ट्री की डेवलपमेंट देखने को मिली, सेकेंडरी सेक्टर की, एंड देन ओनली सर्विसेज विच इज द टर्शियरी सेक्टर। ये हिस्टोरिकल पैटर्न है फॉर मेनी कंट्रीज। लेकिन इंडिया का जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है ना, वो काफी यूनिक है। यहाँ पे पहले हमने देखा कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ हुई पहले, फिर उसके बाद सर्विस सेक्टर की ज्यादा ग्रोथ हुई। ठीक है, हालांकि इंडस्ट्री की भी ग्रोथ हुई, लेकिन जो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ है ना, ये बाईपास कर गई इंडस्ट्री की ग्रोथ। सो इंडिया का सीक्वेंस रहा है एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर एंड देन इंडस्ट्री, विच इज क्वाइट यूनिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों, जिसके कारण भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्योंकि जैसे ही दुनिया में आईटी एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुई ना, तो सर्विसेज काफी इंडिया में आउटसोर्स होने लग गए। ठीक है, और सिंस इंडिया में लोग भी ज्यादा है, राइट, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास, है ना, तो इसकी वजह से हमारे पास सर्विस देने वाले, सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग भी काफी ज्यादा है और काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी है हमारा सर्विसेज, राइट। तो इसकी वजह से सर्विस सेक्टर में काफी ग्रोथ हमें देखने को मिला। ओके, सो हमारा काफी यूनिक है ट्रैजेक्टरी। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 4, merchandise exports from India scheme was replaced by A. Remission of duties and taxes on export products RODTEP in 2021, B. National Logistic Policies NLP in 2020, C. Remission of duties and taxes on export products RODTEP in 2019 या फिर D. None of the above। देखिए, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम को रिप्लेस किया गया था RODTEP से इन 2021। ठीक है, ये जो न्यू स्कीम है ना, इसके अंतर्गत जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनको ज्यादा रिफंड मिलता है ऑन द टैक्सेस विच दे पेड व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग देयर गुड्स। ठीक है, यहाँ पे रिफंड ज्यादा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस स्कीम।
सो ये न्यू स्कीम एक्सपोर्टर्स के लिए ज्यादा फायदेमंद है। क्वेश्चन नंबर 5, द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB is a government entity through which inward investment proposals were routed to obtain required government approvals. B. No more exists as the same is replaced by a new regime, namely Foreign Investment Facilitation Portal. C. No more exists as all inward investments are through automatic route and need no approval. D. Is the body which connects different ministries in respect of foreign portfolio investments. देखिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी कि FIPB जो है अब ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसको रिप्लेस कर दिया गया था बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल इन May 2017। ठीक है, जो ये न्यू पोर्टल है ये ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, और इस न्यू पोर्टल के थ्रू जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसके लिए अप्रूवल भी काफी जल्दी मिल जाती है, एफिशिएंसी के साथ मिल जाती है, और इसकी वजह से इंडिया में जो FDI है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज भी हुआ है। Question number 6. FAME India scheme aims to A. Enhance faster industrialization through private participation. B. Promote manufacturing of electric and hybrid vehicle technology. C. To spread India's fame among its trading partners. या फिर D. None of the above. देखिए FAME का फुल फॉर्म होता है Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles, और इसका मेन एम है to promote manufacturing of electric and hybrid vehicle technology. ठीक है, so correct option is option B. Question number 7. In terms of ease of doing business in 2020, India ranks A 63, B 77, C 45 या फिर D none of the above. देखिए ease of doing business 2020 के अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक 63 है। देखिए ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक निकालता है और इसमें 190 कंट्रीज पार्टिसिपेंट होते हैं और 190 में इंडिया का रैंक है 63rd। देखिए 2019 में ना इंडिया का रैंक 77 था, लेकिन 2020 में इंडिया ने 14 प्लेसेस जंप कर दिया। ठीक है, और अब इसका रैंक है 63। सो अगर हम 2020 की बात करें तो हमारा आंसर होगा ए। अगर 2019 का आपको रैंक चाहिए तो आपका आंसर होगा 77। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8. E-NAM is an electronic name card given to the citizens of India. B. National agriculture market with the objective of creating a unified national market for agricultural commodities. C. A pan-India electronic trading portal which networks the existing APMC mandis. या फिर D, B and C above. देखिए जो E-NAM है ये कोई इलेक्ट्रॉनिक नेम कार्ड नहीं है, ये एक्चुअल में एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज इन इंडिया, और इसको बनाया गया था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज इंडिया में। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है। और जो ये E-NAM है ना, इसका APMC मंडीज के साथ भी कनेक्शन है। APMC मंडीज जो है ये आपके फिजिकल मार्केट्स है एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए, और ये बहुत सारे स्टेट में पाए जाते हैं और ये स्टेट के द्वारा कंट्रोल्ड भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ये APMC मंडीज जो एग्जिस्टिंग मंडीज है उनके साथ भी इनका नेटवर्क या फिर कनेक्शन है, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। सो यहाँ पे बी एंड सी दोनों करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी, बी एंड सी अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following is not a policy reform included in the new economic policy of 1991? तो इनमें से कौन सा पॉलिसी रिफॉर्म नहीं है वो हमें पता लगाना है, राइट? ऑप्शन ए, रिमूविंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट फॉर ऑल इंडस्ट्रीज। देखिए 1991 में जो लाइसेंस राज था वो खत्म कर दिया गया था, राइट? और उसके साथ साथ जो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट थी वो कई सारी इंडस्ट्रीज के लिए खत्म कर दी गई थी, लेकिन सारी इंडस्ट्रीज के लिए खत्म नहीं करी गई थी। जो डिफेंस इक्विपमेंट से रिलेटेड इंडस्ट्रीज है या फिर जो हजार्डस केमिकल से रिलेटेड इंडस्ट्री है जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकती है, अल्कोहल से रिलेटेड, सिगरेट से रिलेटेड, तो ये सारी इंडस्ट्रीज के लिए 1991 के बाद भी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट उन पे चाहिए होता था। ठीक है, तो सारी इंडस्ट्रीज के लिए खत्म कर दिया ऐसा कहना गलत होगा। ठीक है, सो दिस वाज नॉट अ पॉलिसी रिफॉर्म। बाकी जो ऑप्शंस है जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज लिबरलाइज्ड, ये पॉलिसी रिफॉर्म में था। लिबरलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी एक पॉलिसी रिफॉर्म था, एंड द
द डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट होल्डिंग ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, ये भी पॉलिसी रिफॉर्म में था। काफी सारी जो पब्लिक सेक्टर है उसमें से गवर्नमेंट ने अपना जो शेयर है वो कम कर दिया था, राइट, और प्राइवेट प्लेयर्स को ज्यादा शेयर दे दिया। तो ये तीनों ही पॉलिसी रिफॉर्म्स में थे, लेकिन ए नहीं था। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, imports of foreign goods and entry of foreign investments were restricted in India because A. The government wanted people to follow the policy of be Indian, buy Indian. B. Because foreign goods were costly and meant loss of precious foreign exchange. C. Government policy was directed towards protection of domestic industries from foreign competition. या फिर D. Government wanted to preserve Indian culture and avoid influence of foreign culture. देखिए, फॉरेन गुड्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने के पीछे मेन कारण ये था कि गवर्नमेंट जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उसको प्रोटेक्ट करना चाहती थी फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, ठीक है। तो इस वजह से रेस्ट्रिक्ट किया गया था पहले। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, द हिंदू ग्रोथ रेट इज अ टर्म यूज्ड टू रिफर A. The high rate of growth achieved after the new economic policy of 1991, the low rate of economic growth of India from 1950s to 1980s, which averaged around 3.5% per year. C. The low growth of the economy during the British period, marked by an average 3.5%. या फिर D. The growth rate of the country, because India is referred to as Hindustan. देखिए, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वो रेट ऑफ ग्रोथ है जो इंडिपेंडेंस के बाद 1950s से 1980s के दौर तक, ठीक है, ये 3 डेकेड तक जो ग्रोथ रेट हमने देखा था उसको हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते थे, और ये काफी लो रेट था ऑफ ओनली 3.5% पर ईयर, ठीक है। हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, द टर्म disinvestment stands for A. A policy whereby the government investments are reduced to correct fiscal deficit. B. The policy of sale of the portion of government shareholding of a public sector enterprise. C. The policy of public partnership in private enterprise. या फिर D. A policy of opening up of government monopoly to the private sector. देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है, गवर्नमेंट कहाँ पे शेयर होल्ड करती है? पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज में, राइट। तो जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज में इनकी शेयर होल्डिंग है ये कम करना चाहते हैं बाय सेलिंग द शेयर्स, उसी को हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, राइट। और ये किसको सेल करते हैं? प्राइवेट प्लेयर्स को सेल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 was A. To ensure that the operation of economic system does not result in the concentration of economic power in the hands of few. बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, ये एक्ट इसलिए बनाए गए थे ताकि जो इकोनॉमिक पावर है, मोनोपोली है, वो फ्यू लोगों के पास ही ना रहे, राइट। मोनोपोली जैसे सिचुएशन ना अराइज हो, इसीलिए बनाई गई थी। बी. टू प्रोवाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ मोनोपोलीज। हाँ, अगर मोनोपोली जैसे सिचुएशन बन रही है तो उसको आप टाइमली कंट्रोल कर सको, इसके लिए भी बनाई गई थी। एंड टू प्रोहिबिट मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। कोई अगर रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है, कंपटीशन में अनफेवरेबल इफेक्ट आ रहा है, तो वैसे प्रैक्टिस को हटाने के लिए भी ये बनाई गई थी, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन होगा डी, ऑल दी अबव। क्वेश्चन नंबर 14, which one of the following is a feature of green revolution? A. Use of soil-friendly green manure to preserve fertility of soil. B. Grow more crops by redistributing land to landless people. C. High-yielding varieties of seeds and scientific cultivation. या फिर D. Diversification of horticulture. देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था एग्रीकल्चर को रिवोल्यूशनलाइज करने के लिए, राइट, ताकि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो। तो उसके लिए हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को दिया गया, ऐसे सीड्स जो ज्यादा प्रोड्यूस करके दिया आपको, और साइंटिफिक कल्टीवेशन मेथड अपनाया गया, टेक्नोलॉजी यूज किया गया एग्रीकल्चर में, राइट। इसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा
ऑप्शन सी। Question number 15. The strategy of agricultural development in India before Green Revolution was, देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले क्या स्ट्रैटेजी थी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की, तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी। देखिए ये तो ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान किया गया था, राइट, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले नहीं, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। बी, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स सच एज लैंड रिफॉर्म्स। हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले ये था मेन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स या लैंड रिफॉर्म्स के दौरान जो लैंडलेस पेजेंट्स है या फार्मर्स है उनको लैंड प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है, लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता था, जो कि अमीर लैंडलॉर्ड है ना उनसे लैंड लेके जो गरीब पेजेंट्स है फार्मर्स है उनको दिया गया था। और जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चरल लैंड की, उसको भी इकोलॉजिकल मीन्स के थ्रू इंक्रीज करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। तो ये मेनली इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स पे यही आते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले यही मेन स्ट्रैटेजी था, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए ये भी ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान ही हुआ गया था कि साइंटिफिक मेथड से हम कल्टीवेट करेंगे, टेक्नोलॉजी को ले आएंगे, तो ये भी पहले नहीं था, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान ही था, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। एंड ऑल द अबव इज आल्सो इनकरेक्ट। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 16. The Industrial Policy Resolution 1948 aimed at a market-oriented economic reforms and opening up of the economy. B, a shift from state-led industrialization to private sector-led industrialization. C, an expanded role for public sector and licensing of the private sector. या फिर the expanded role of private sector and limited role of public sector. देखिए जो इंडिपेंडेंस से जो तुरंत बाद के पॉलिसीज थे ना, वो ज्यादातर सोशलिस्ट पॉलिसीज थे, क्योंकि गवर्नमेंट तब एक सोशलिस्ट सोसाइटी की कल्पना कर रही थी। तो उस टाइम पे जो पब्लिक सेक्टर्स थे ना, उनका ज्यादा रोल होता था, एक्सपैंडेड रोल होता था, और प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं था, उनको लाइसेंस की जरूरत थी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी है। जो ये बाकी ऑप्शंस है ना, ये 1991 के बाद ये होना शुरू हुआ था, ठीक है, ऐसा पॉलिसी रिफॉर्म होना शुरू हुआ था जहाँ पे इकोनॉमी खुल गई थी, ओपन अप हो गई थी, और प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा फ्रीडम मिला था, वो 1991 के बाद था। 1948 तो बिल्कुल इंडिपेंडेंस के बाद है ना, तो इस टाइम पे ज्यादातर सोशलिस्ट पॉलिसीज यानी कि स्टेट का कंट्रोल ज्यादा हो, इसी तरह का पॉलिसीज बनाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 17. The new economic policy of 1991 manifests in A, state-led industrialization and import substitution. B, rethinking the role of market versus the state. C, emphasize the role of good governance. या फिर D, bringing about reduction in poverty and redistributive justice. देखिए जैसा कि हमने पिछली क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, जो 1991 से पहले के पॉलिसीज थे ना, वो ज्यादातर सोशलिस्ट टाइप के पॉलिसीज थे, जहाँ पे स्टेट का कंट्रोल ज्यादा हुआ करता था चीजों पे, ठीक है। लेकिन ये पॉलिसी ज्यादा चली नहीं, राइट, इससे ग्रोथ ज्यादा हुई नहीं, और इनफैक्ट 1990s तक आते आते तो इकोनॉमी की हालत भी काफी खराब हो गई थी। तो गवर्नमेंट मजबूर हो गई थी अपनी पॉलिसी रीथिंक करने में कि क्या जो हम अप्रोच ले रहे हैं वो सही है, क्या हमें स्टेट कंट्रोल्ड एक इकोनॉमी बनाना चाहिए, या हमें मार्केट का रोल भी एनालाइज करना चाहिए। ये रीथिंक करने में मजबूर हो गई, ठीक है। और जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है ना, वो इसी चीज को मैनिफेस्ट करता है, द रीथिंकिंग ऑफ द रोल ऑफ मार्केट वर्सेस द स्टेट। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18. द पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक पॉलिसी वाज रूटेड इन, तो जैसा कि हम कहते आ रहे हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो पॉलिसीज थे वो सोशलिस्ट टाइप के थे, स्टेट कंट्रोल ज्यादा होते थे, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं अब। ए, अ कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन विथ हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। नहीं, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि कैपिटलिस्ट नहीं थे तब पॉलिसीज, सोशलिस्ट ज्यादा थे, ठीक है। बी, सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन डायरेक्टेड बाय द स्टेट। ये करेक्ट है, क्योंकि तब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी या रीडिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो भी किया जाता था ना, वो स्टेट के थ्रू डायरेक्टेड एंड कंट्रोल हुआ करता था, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट। बाकी ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन सी, सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन थ्रू प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव। नहीं, प्राइवेट सेक्टर के थ्रू नहीं, स्टेट के थ्रू
कंट्रोल हुआ करता था। डी, इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टेट। नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी स्टेट ही लीड करता था एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन भी स्टेट ही लीड या डायरेक्ट करता था। तो ये भी इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी। अगर आप ऐसे ही एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। हमने एक बंडल निकाला है मॉक टेस्ट का, जहाँ पे आपको 2 सेट्स ऑफ मॉक टेस्ट मिलेगा, जो आप घर बैठे बैठे अपने लैपटॉप में या फोन के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए, ईच सेट में आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, जो आपकी इंस्टीट्यूट की न्यू सिलेबस है, जिसमें ईच चैप्टर की वेटेज जो दी गई है, तो उसी हिसाब से हमने क्वेश्चंस बनाया है। क्वेश्चंस काफी चैलेंजिंग है, आपको करने में मजा भी आएगा, और हर टेस्ट के एंड में आपको आपका स्कोर भी दिख जाएगा, तो इससे आपको अपनी प्रिपेयर्डनेस लेवल भी पता चलेगी। स्कोर देखने के बाद आप टेस्ट को रिव्यू कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन आपने राइट किया, कौन सा रॉन्ग किया, ये सब देख सकते हो। हर क्वेश्चन के पीछे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, वो भी आप पढ़ सकते हो और अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और ये बंडल आपको अवेलेबल है सिर्फ 120 रुपीज में। बहुत ही नॉमिनल प्राइस हमने रखा है ताकि सब अफोर्ड कर पाए, और इसकी 180 डेज की वैलिडिटी है, यानी कि 180 डेज में आप कभी भी टेस्ट ले सकते हो, और टेस्ट लेने के बाद आप बार बार रिवाइज भी कर सकते हो। 180 डेज के अंदर आप कभी भी लॉग इन करो, रिवाइज करो, देखो आपने कहाँ पे पहले रॉन्ग किया था, सारे एक्सप्लेनेशन पढ़ो, तो ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको कोई भी क्वेरी हो टेस्ट के रिलेटेड या ऐसे भी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे ईमेल आईडी में मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको सारे MCQ समझ आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।